नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हो, आज अपने अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर। अपना सेशन है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पशु परिचर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास हर प्रतियोगी परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आज अपने अध्ययन करेंगे लोक नाट्य का। फ्री MCQ बैच रहता है अपना। टॉपिक आपको बता दिया जाता है, प्रश्नों के माध्यम से अपने यहाँ पर अपनी तैयारी को परखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, पढ़िएगा। रम्मत है, यानी रम्मत है, क्या है रम्मत? एक लोक नाट्य है क्या? लोक संगीत है क्या? एक लोक नाट्य है क्या? 1 नंबर ऑप्शन में लोक नृत्य है या वाद्य यंत्र है। आपको बताना है रम्मत है वो क्या है। तो आपका सही आंसर होगा रम्मत है वो एक लोक नाट्य है। यानी रम्मत एक लोक नाट्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। यह बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। तो आपको याद रखना है रम्मत है वो एक लोक नाट्य है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? जैसा पिछले प्रश्न में आपने पढ़ के आए थे, लेकिन विशेष बताना है कि होली के दौरान करौली, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4 बीकानेर। जैसलमेर में भी रम्मत का आयोजन किया जाता है, लेकिन जब आपसे पूछे कि होली के अवसर पर, तब आपको विशेष याद रखना है जैसलमेर और बीकानेर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको बीकानेर करना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को खालिस्तान के रूप में यानी रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। जो रम्मत के अंदर जो पात्र होते हैं, लोक नाट्य को निभाते हैं, उन पात्रों को किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को बताना है। उन पात्रों को शिव कहते हैं क्या, बवेया कहते हैं क्या, खेलार कहते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं, ये अपने को बताना है। यानी रम्मत लोक नाट्य जब किया जाता है, उसके अंदर जो पात्र अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पात्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो खेल यानी नाट्य के अंदर जो खेल दिखाने वाले को खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेलार। ये आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में, कहाँ पे? मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ख्याल बारमली। यानी पिछले जो 3 प्रश्न हमने किए वो थे रम्मत से संबंधित, और ये प्रश्न अब अपना आया है ख्याल से संबंधित। ये देखना है आपको। ख्याल बारमली, चांद नीलगिरी, तूरा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल, ये बताना है अपने को। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन संख्या 3 तूरा कलंगी ख्याल। ये मेवाड़ में 400 साल पहले 2 संत थे, एक का नाम पीर शाह अली था, एक का तुकनगीर था। इन्होंने ये शुरू किया था मेवाड़ में। तूरा शिव का प्रतीक था और कलंगी पार्वती का प्रतीक था। ये दोनों उस क्षेत्र में इस ख्याल को करते थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल,
तूरा कलंगी ख्याल या शेखावाटी ख्याल। लच्छीराम ने, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन संख्या 2 कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक आपसे पूछे तो आपको बताना है लच्छीराम को। ये कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ये सब बातें आपको इसके साथ साथ याद रखनी है। इसमें सारंगी वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ढोलक भी होता है और इसकी जो मेन विशेषता है वो आपको इम्पोर्टेंट विशेषता आपको याद रखनी है। इसमें स्त्रियों के जो भूमिका होती है, स्त्रियों की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, यानी स्त्रियों का जो भी रोल या जो भी पात्र होगा वो पुरुष से ही उस पात्र को करेंगे, ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न हो रहा था इसका, कई बार बोले इस कौन सी ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है, ओपेरा जैसा, तो आपको याद रखना है वो कौन सी होती है, कुचामनी ख्याल, ओपेरा। ये सब बात आपको याद रखनी है और इसका मंचन है वो खुले मंच पर होता है। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। अली बख्शी ख्याल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये अपन को बताना है। चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा, करौली। तो इसका सही आंसर होगा अलवर। सही आंसर क्या होगा, अलवर। यानी यह ख्याल अलवर जिले में प्रचलित है, अली बख्शी ख्याल। और इस शैली के प्रवर्तक भी आपसे पूछे तो इन्हीं के नाम पर है अली बख्शी। इसके प्रवर्तक भी अली बख्शी, ये भी आपको याद रखना है। अलवर क्षेत्र की है, ज़्यादा इसमें कोई विशेष नहीं है, बस एक ही प्रश्न निकलता है इसमें, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है। जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, चिड़ावा ख्याल या कुचामनी ख्याल। क्या पूछ रहा है, नानूराम और दुलिया राणा आपको याद रखना है, ये किस ख्याल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने शेखावाटी ख्याल। ये किस ख्याल से संबंधित है, शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। गायन वादन नर्तक तीनों का ये संप्रेषण, इसमें गीत भी गाया जाता है, इसमें नृत्य भी किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। और इसको ज़्यादातर प्रसिद्धि दिलाई थी शेखावाटी ख्याल को ये दुलिया राणा ने। किसने, दुलिया राणा ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है। सीकर झुंझुनू से है, दौसा सवाई माधोपुर से है, भीलवाड़ा चित्तौड़ से है या डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या 2। देखिएगा, हेला ख्याल यह दौसा, करौली, सवाई माधो, करौली भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन दौसा और सवाई माधोपुर आपको याद रखना है। करौली और सवाई माधोपुर जिलों में प्रचलित है। हेला का अर्थ क्या होता है, लंबी टेर देना, यानी लंबी टेर देना यानी लंबी आवाज़ देना। जैसे अपने खेत वगैरह में किसी को दूर से बुलाते हैं, वो होता है लंबी टेर देना। इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है कभी कभार नया पर्सन बनाने के लिए भी, हेला ख्याल का अर्थ क्या है, हेला का अर्थ क्या है, तो ये पूछ लिया जाता है। इसकी विशेषता, इसमें वाद्य यंत्र होता है वो आपको याद रखना है। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नौबत वाद्य यंत्र आपको याद रखना है। नौबत, बम नगाड़ा तो होता ही होता है, लेकिन प्रश्न जब पूछा जाता है तो नौबत के बारे में पूछा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, नौबत वाद्य यंत्र आपको याद रखना है। कौन सा वाद्य यंत्र है, नौबत, पूछ लिया जाता है।
चलते अगले प्रश्न की ओर। नौबत वाद्य यंत्र एला ख्याल में, और इसके प्रवर्तक भी आपको बता दें, शायर, एला शायर। शायर नाम आपको याद रखना है। एला ख्याल के प्रवर्तक शायर। कौन? शायर। प्रवर्तक शायर। लम्बी टेर देना इसका अर्थ है। वाद्य यंत्र नौबत है। दौसा स्वाय माधोपुर करौली की ये प्रसिद्ध है। इस ख्याल से इतने प्रश्न निकलते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। यानी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उसका प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, ये अपने को बताना है। गंधर्व, गौरी, बवाई या रम्मत। तो अपने को पता है लोक नृत्य में भी आता है और लोक नाट्य में भी आता है। क्या? गौरी। इसका भीलों का कौन सा होगा? गौरी। ऑप्शन संख्या 2 आपको याद रखना है। यानी गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। अगर आपसे पूछे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहते हैं, तो गौरी को कहते हैं। एक इसके बारे में विशेष बात ये रहती है कि यह संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। बहुत विशेष बात आपको याद रखनी है, दिन में इसका प्रदर्शन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और मेरु नाट्य भी है, अरावली चरण भीलों के द्वारा ये किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत बताना है अपने को। जैसलमेर की है, टोंक की है, बांसवाड़ा की है या श्री गंगानगर की है? तो सही आंसर होगा इसमें टोंक। क्या होगा? टोंक। ऑप्शन संख्या 2। चार बेत राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित है। ये संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य है, यानी इसमें संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संगीत के माध्यम से यह लोक नाट्य दिखाया जाता है। टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां। कब इसकी शुरुआत कब हुई? फैजुल्ला खां। आपको याद रखना है फैजुल्ला खां के समय टोंक में इसकी शुरुआत होती है, फैजुल्ला खां के समय। लेकिन इसका जो प्रचार और ज़्यादा वो किसने किया? अब्दुल करीम खां। एक नाम और आपको याद रखना है, अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां भी आपको याद रखना है। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं, वो होती है डम्फली। डफली भी आता है और डम्फली भी आता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के रचनाकार है? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तमाशा, सवांग, रम्मत या नौटंकी? ये बताना है अपने को। गोपी जी भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 तमाशा। क्या होगा? तमाशा। गोपी जी भट्ट लोक नाट्य का आरंभ है वो जयपुर के यानी ये तमाशा जो है या गोपी जी भट्ट लोक नाट्य है, इसका आरंभ जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह के समय। किसके समय? तमाशा का कह लो या इनका जयपुर के प्रताप सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है। गोपी जी भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, ये इसके प्रमुख कलाकार थे तमाशा के। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। राजस्थान में बुवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में बुवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी, लच्छीराम, बाघोजी या बागाजी भी है और बाघोजी भी आता है, या गोपाल। तो बुवाई नाट्य के जन्मदाता बाघाजी थे। कौन थे? बाघाजी। और कई बार क्या है, बाघोजी भी लिखा हुआ आता है। अली बख्शी अलवर से थे, आपको पता है, और लच्छीराम कुचामनी ख्याल के थे, और गोपाल ये ऐसे नाम दिया हुआ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे।
राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है उसको विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? देवीलाल सामर, जानकी लाल, उदय शंकर या गोपाल भट्ट, ये आपको बताना है इनमें से। तो बहुरूपिया कला को देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले जानकी लाल बांड थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसके इम्पोर्टेंट रहने के पीछे का कारण ये है कि जनवरी 2024, कब पीछे जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो ये प्रश्न आने की संभावना है जानकी लाल बांड के बारे में। ये भीलवाड़ा से संबंधित है, आपको याद रखना है इनके बारे में, प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने बहुरूपिया कला को प्रदर्शित किया था। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। श्री लाल जोशी किस कला से संबंधित है? अभी अपने जानकी लाल बांड पढ़ गए थे, इसी तरह श्री लाल जोशी का संबंध किस कला से है? फड़ से है, स्वांग से है, रमत से है या नौटंकी से है? तो श्री लाल जोशी का संबंध है वो फड़ कला से। किससे है? फड़ कला से। ये अपने को याद रखना है। जैसे लोक देवता पाबू जी की फड़ है, जो रेवाड़ी जाति के थे। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय उनको। पाबू जी की फड़ के अंदर रावण हत्या का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देवनारायण जी के अंदर जंतर बजाया जाता है। इस तरह जो फड़ थे तो फड़ कला से संबंधित श्री लाल जोशी संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा। किस कलाकार ने गोपी चंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? कृष्णदेव भट्ट ने, वासुदेव भट्ट ने, रामदत्त शर्मा ने या मोहनलाल भट्ट ने? तो गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ करने वाले थे वासुदेव भट्ट। वही तमाशा कला जो कहाँ की? जयपुर की। किसके समय की शुरुआत? प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई थी। पीछे अपने पढ़ के आए थे, गोपी जी भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, कृष्णदेव, ये तमाशा कला से संबंधित थे। लेकिन आपसे पूछा कि गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया? तो आपका आंसर होगा वासुदेव भट्ट। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी को? आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपने छोटे छोटे सेशन सभी टॉपिक के बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।